अस्सलाम वालेकुम। आइए आज जिम्मेदार वालिदैन बनते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, क्योंकि जब हम अपनी औलाद को या अपने बहन भाइयों को पोलियो के उस मर्ज से गुजरता हुआ देखते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता। एक जिम्मेदार वालिदैन का सिर्फ यही एक फ़र्ज होता है कि वो अपने बच्चे को वो तमाम सहूलियात दे जिसका उसकी ज़रूरत है उसको। सो एट द मोमेंट पोलियो की जो मुहिम है वो जारी है। आप ज़रूर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। अगर वो आपके घर पे नहीं आ सके या किसी वजह से आप नहीं पिला सके तो करीबी वैक्सीनेशन सेंटर में ज़रूर जाएं, क्योंकि हमने मिलकर पाकिस्तान को पोलियो से इराडिकेट करना है, इस बीमारी को पाकिस्तान से ख़त्म करना है। मैं हूँ हुमायूं ज़ेबाबासी, मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हुमायूं ने बहुत ही बेहतरीन मैसेज से हमारे शो का आगाज़ किया है। हम लोग हमेशा जब भी पोलियो मुहिम की शुरुआत होती है हम उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं, और ये भी एक छोटा सा मैसेज अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू देते हैं कि वो पोलियो की जो टीम है हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो हर किसी के दरवाजे पर जाए, हर किसी का दरवाज़ा खटखटाए, लेकिन एट टाइम्स लाइट गई हुई होती है। हम इस तरह के मुल्क में रहते हैं, इस तरह के मसाइल हो जाते हैं। हो सकता है बाकी सबकी हो, आपका फेस गया हुआ हो, आपका फेस ट्रिप हुआ हो, कुछ भी हो सकता है उन्होंने आपके दरवाजे पर दस्तक दी हो और उनको ये पता लगा हो कि शायद यहाँ पे कोई छोटा बच्चा नहीं है। और क्योंकि मेरी जिस तरह से बेटी है वो मुस्तकिल ट्रांजिशन फेज में रहती है, कभी वो दादा के घर पे होती है, कभी वो नाना के घर पे होती है, तो दोनों जगहों पे जो उसका पता है उसके आगे लिखा हुआ है कि ये टेम्परेरीली यहाँ पे जो है वो रह रही है। तो इस वजह से एट टाइम्स हो या शायद ये सोच के चल जाते होंगे कि ये नाना के घर पे है, या नाना वाले ये सोच के चल जाते होंगे जी दादा के घर पे। तो इन केस अगर आपके बच्चे को पोलियो की वैक्सीनेशन नहीं लगी तो हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत डिफरेंट जगहों पे, बहुत आपके घर के करीब इलाकों में बिल्कुल जी वैक्सीनेशन सेंटर्स भी मौजूद हैं। लेकिन मुहिम का आगाज जो है और जब मुहिम का आगाज होता है तो वैक्सीनेशन सेंटर में भी पोलियो के कतरे अवेलेबल होते हैं, एक्स्ट्रा स्टाफ भी मौजूद होता है। और जैसे अक्सर हलीमा ने भी जिक्र किया कि अगर वो आते हैं तो ट्राई टू गिव देम अ सील्ड बॉटल ऑफ वाटर। ठीक है, ऑफ कोर्स वो इस तरह की चीज़ आपसे अब नहीं लेते, उन्हें मना भी है। अगर कोई सील्ड बॉटल ऑफ वाटर है, पानी है आपके पास, करीबी दुकान है, उसमें से ठंडा पानी उनको लेकर दे दें। दिस इज समथिंग वी कैन डू एज पाकिस्तानी, वी आर द बेस्ट होस्ट, यू ऑल नो। आज का मौजू बहुत मज़ेदार सा मौजू ये है कि मोबाइल एडिक्शन, डिटॉक्स मोबाइल से कैसे किया जा सके। बड़ा मुश्किल है। कहते हैं एक एवरेज पाकिस्तानी तकरीबन 7 घंटे मोबाइल यूज़ करता है। 7 घंटे इज़ अ लॉट। और ये कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों से अगर आप पूछें तो अगर उससे पूछे कि आप कितनी देर मोबाइल यूज करते हो, कहते हैं हाँ 1-2 घंटे। लेकिन अगर वो चेक करे तो तकरीबन वो बंदा जो 1-2 घंटे कह रहा है वो 4 से 5 घंटे यूज कर रहा होगा, और जो 3 घंटे बताता है वो तकरीबन 7 से 8 घंटे यूज कर रहा होगा। ये स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं अभी मोबाइल यूज करने के लिए। कितना करते हैं यूज? मैं मोबाइल बहुत कम इसलिए यूज करता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं होता, क्योंकि आई एम थ्रू आउट वर्किंग। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं ना जैसे हम हैं, क्या हमारा थोड़ा बहुत काम फ़ोन के थ्रू भी होता है, किसी से कॉल पे बात करनी है या किसी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, किसी के बारे में उसकी प्रोफाइल देखनी है, तो थोड़ा बहुत तो हमें अगर आप मुझे जानती हैं तो आई डोंट पिक कॉल्स, यू नो दैट। आई पिक वेरी लेस कॉल्स। मैं बहुत कम कॉल्स उठाता हूँ somebody who is very close to me, और ये नहीं होता कि मैं जान के नहीं उठाता, मुझे ना पता चल जाता है। I get to know, चला गया? So I get to know about it कि मुझे किसी ने अगर कॉल की, जैसे फॉर इंस्टेंस my mother is calling, तो मुझे पता चल जाएगा मेरी माँ ने मुझे कॉल करी। मेरे मोबाइल सबको पता है is completely on silent. Never in my life my phone was on. और वही बंदा हुमायूं को कॉल करता है जिसको बहुत ही ज्यादा जरूरत हो कोई बात पूछने की, अदरवाइज लोग जो है वो मैसेज ड्रॉप कर देते हैं। नंबर भी बहुत लोगों के पास नहीं होता मेरा। नहीं, हुमायूं जब भी फ्री होते हैं तो फिर आप कॉल बैक कर लेते हो। And you know also कि I am very much concerned about my phone number, क्योंकि बड़ा पर्सनल है। जो है ना जितने भी नए फोन्स जिन लोगों के पास है, या कुछ खास किस्म के, कुछ खास कंपनीज के फोन ऐसे होते हैं जिनका आपने वीकली लगाया हुआ होता है कि आपने कितना इस्तेमाल किया है, तो वो संडे के संडे आपको एक नोटिफिकेशन आता है जिससे आपको पता लग जाता है कि आपने रोजाना आप कितना यूज करते हो? मैं 2 घंटे इस्तेमाल करती। चेक किया है कभी? जी रोज हर मेरा वो ऐप है, ऑन है। अब अच्छा अभी तो बच्ची बड़ी नहीं हुई, जब बच्ची बड़ी हो जाएगी तो एक एडिशन हो जाएगा कि वो भी देखेगी फोन। मैं उसको चांटे लगाऊंगी अगर वो फोन नहीं कर सकती। अच्छा, उसकी बहुत बड़ी रीजन ये है, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नो है हर चीज से। मुझे लगता है कि मैं अगर अभी ये कहूंगी कि बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल हो ही नहीं, तो हो सकता है वो 10% देखे या 20% देखे। मैं अपने आप को इस चीज का आदी नहीं बनाना चाहती। मेरे अभी से उसको
आई थिंक इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करके अगर आप एक वक्त तयन कर दें कि ये आपका टाइम है फॉर 20 मिनट्स। हमारे आपने उसको रिसेंटली देखा है, उसको अब एक टर्म डॉक्टर्स ने मुझे बताई है जिसको कहते हैं स्ट्रेंजर्स एंजाइटी। बच्चा 6 महीने जो है वो अपने आप को माँ की बॉडी का हिस्सा समझता रहता है, और जब वो ये समझना शुरू करता है कि मैं एक अलग इंसान हूँ तो उसको स्ट्रेंजर्स एंजाइटी हो जाती है। आपने रिसेंटली देखा है, उसका एक नमूना उससे पेश किया आपके सामने। तो बहुत सारे लोग अब मुझे कहते हैं कि जैसे ये शोर करना हो शुरू करे तो आप इसको फोन स्क्रीन दिखाना शुरू कर दिया करें। तो मैंने कहा नहीं, इसका मतलब ये है कि मैं उससे बता रही हूँ कि आपने तब चुप होना है जब आपके सामने यूं करके टसम करके आएगा। Your daughter has a very less strange anxiety because मैंने उसको देखा, उसको बहुत कम है, वो मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल हो गई थी बड़ी जल्दी, थोड़ी देर में ही वो ठीक हो जाती है। तो that means she has a very less frequency। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आपको एक बात बताऊं, आपको ये बात बताऊं जो मैंने हलीमा को मशवरा दिया है कि आप अपने बच्चों को टाइम तयन कर लें कि 20 मिनट दें या 30 मिनट दें। ये जो ये है स्ट्रैटेजी है, ये कंप्लीटली गलत है। इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। थोड़ा सा ब्रेक ले, वापस आते हैं। कंप्लीटली जी, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हुमायूं ने एक मशवरा दिया था जिसमें उसने कहा था कि जी बच्चों को अगर आपने स्क्रीन टाइम कराना हो तो आप एक टाइम उनका जो है मुतय्यन कर दें कि आपने जो है वो इतने टाइम देखना है, इस टाइम देखना है, इतने टाइम देखना है। बहुत सारे लोग ये मशवरे देते हैं कि आप ये कर सकते हैं, लोग बच्चों के लिए बेहतर होता है, लेकिन फिर बाद में आपने खुद ही कह दिया कि ये रिकमेंडेड नहीं है। बिकॉज़ आई वांटेड टू थ्रो दिस क्वेश्चन। आप हमेशा जब भी कहते हैं किसी के दिमाग के साथ खेलना हो तो पहले आप उसको रॉन्ग स्टेटमेंट दें और फिर आप उसे कहें कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द राइट स्टेटमेंट। ये इसलिए गलत है कि ये रीइंफोर्समेंट में आता है, यानी कि आप बच्चे को बता रहे हैं कि मोबाइल इज अ लग्जरी और ये आपके लिए बेटर टाइम है, तो ये आपको एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो चाहता है कि वो 20 मिनट से 25 मिनट हो जाए, 25-30 मिनट हो जाए, यानी कि उसके लिए पसंदीदा आला हो जाता है। सो व्हाट माय ग्रैंड मदर, हम लोग उस दिन बात कर रहे थे तो हमने वी केम अप विद सच अ गुड स्ट्रैटेजी कि बच्चे से पूछा जाए, और फिर हमने आर्टिकल भी पढ़ा, हम दोनों डिस्कस करते हैं अम्मा और मैं कि हम कोई आर्टिकल पढ़े थे, तो उसमें बड़ी मजे की स्ट्रैटेजी भी थी कि आप अपने बच्चे से कहें कि मुझे रीजनिंग दें कि आपको मोबाइल क्यों चाहिए, आपने ऐसा क्या करना है, ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज आपने करनी है। चाहे ही 3 years old, 4 years old, आप रीजनिंग डालें। आप अगर कुछ रीजनिंग वाले स्कूल्स को देखें तो वो 3 साल के बच्चे भी उन्हें रीजनिंग देते हैं कि उन्होंने खेलना है तो क्यों खेलना है। और आप फिर बच्चों से, अब किसी के पास इतना वक्त तो होता नहीं है, तो पेरेंटिंग का बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप उनसे रीजनिंग मांगे कि आपको क्यों चाहिए। वो कहेगा कार्टून देखना है, अच्छा कौन से वाला, अच्छा उससे क्या होगा, वो मुझे अच्छी लगती है और मुझे उससे ये सीखने को मिलता है। सो योर आपकी बच्चे की ग्रूमिंग हो रही है। सो आस्क योर किड फॉर द रीजनिंग कि व्हाई डज ही रिविजन 10 years old, 12 years old, उससे बड़े हो जाए तो सुनेंगे नहीं आप। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस जो हुमायूं ने बताया। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो आपको वक्त के साथ साथ लगता है कि हाँ ये हम अपनी जिंदगी में जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे, है तो लोग नई चीजें निकालते हैं तो पता लगती रहती है। अच्छा, मुझे लगता है कि आप स्क्रीन टाइम अगर आपने कराना भी है तो आप फोन की बजाय टीवी का इंतखाब करें। आजकल सबके पास स्मार्ट टीवीज हैं और उससे जरा सर्विलेंस भी होती है, आपको पता भी लग जाता है बच्चा क्या देख रहा है, इंटरेक्शन भी हो जाती है। ट्रू, आप अपने शौक उस तरह के पैदा कर ले। मुझे एनिमेटेड मूवीज और इस तरह की चीजें देखने का बहुत शौक है। मेरा कहने का मकसद ये क्वेश्चनिंग होनी चाहिए बीच में कि ये क्या है, वो तो दिस इज हाउ दे लर्न। अच्छा, मैं उसका जो थॉट प्रोसेस है वो फिर इससे पहले पीछे बोलना शुरू कर दें कि आप लोग आ जाएं तो मैं आपकी बात आपको बताता हूँ। जी नाज़रीन, मौसम गर्मा आपको पता है कि इस तपती धूप में और चमकती धूप में जिसे हमारी जल्द और बालों का जो हाल होता है वो अल्लाह माफ़ करे, लेकिन आपको ये भी पता है खास तौर पर जब ईद जैसे त्यौहार करीब हो तो आपको सबका दिल चाहता है, और पता नहीं क्यों हम सबके साथ ही होता है, जैसे ही ईद करीब होती है तो हम काले पटाख हो जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे कोई दाना निकल आता है, और पता नहीं क्यों ईद के करीब करीब स्किन और बालों को कोई मौत आती है और कुछ ख़राब हो जाता है। इसीलिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान, पाकिस्तान की मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर शाइना शाहिद, जो ना बायोफिलर की खाली हामिल हैं बल्कि पाकिस्तान में MCPS डर्मेटोलॉजी से मुतारिफ कराने वाली पहली माहिर भी हैं और अपनी प्रोडक्ट्स खुद बनाती हैं।
I have used it personally. Yes, मुझे बाकी चीजों का नहीं पता, पर ladies and gentlemen, the sunblock is amazing. मेरे लिए वो एक luxury item है जो मैं सिर्फ सुबह लगाता हूँ, बाकी मैं दूसरे वाला sunblock लगाता हूँ कि खत्म ना हो जाए. Ladies and gentlemen, let's call शाइना शाहिद. आज हमारे साथ मौजूद है. मैं बहुत खुशी हुई कि आज वो हमारे साथ आई हैं. डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह का शुक्र, आप ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह. वेरी गुड मॉर्निंग. प्लीज बैठिए. पहले ही हलीमा ने आपकी तारीफ की, बहुत खूबसूरत रंग आपने पहने हैं. लेकिन अगर मैं इस रंग को गेस करूं कि इसका रंग कौन सा, तो ये आइस ब्लू है. लाइट ब्लू, आइस ब्लू एक ही तकरीबन. मेरे देखिए, मुझे कलर्स आजकल सीख रहा हूं मैं. अच्छा, जबरदस्त. तो इट्स आइस ब्लू. तय हो गया, कह सकते हैं लाइट एक तरह ब्लू से, है, लाइट कह ब्लू. सकते हैं, कह सकते हैं. अच्छा डॉक्टर साहिबा, जिस तरह हुमायूं ने कहा, हुमायूं ने जिस तरह आपका एक प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, मैंने आपके 2 प्रोडक्ट्स जो है पिछली दफ़ा मैंने बताया था कि मैं 2 प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर चुकी हूँ. पहले एक जो है वो आपने हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे मैंने डॉक्टर साहिबा का इस्तेमाल किया था, और फिर डॉक्टर साहिबा ने इस वाले टेन्योर से भी पहले जी हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे जो है वो मैं डॉक्टर साहिबा का इस्तेमाल करी थी. उसके बाद जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ करना शुरू किया डॉक्टर साहिबा का, वो अब मुझे उसका नाम भूल गया, लेकिन वो बेबी हेयर्स के लिए कौन सा था? हेयर बूस्टर जो था. हेयर बूस्टर, जहां मैंने दुनिया जहान के तमाम तर टोटके किए हैं अपने बालों के लिए, क्योंकि मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे कहा कि आपके बाल तबाह बर्बाद हो चुके हैं, वहां मैंने हेयर बूस्टिंग स्प्रे भी यूज़ किया हुमायूं की रिकमेंडेशन पे. हुमायूं ने मुझसे पहले यूज़ किया था और उसके बाद हुमायूं ने कहा कि बहुत अच्छा है, और मैंने वो यूज़ करना शुरू किया. और वाकई आप कुछ ही दिन में ये देखेंगे, मेरे ख्याल से 10 डेज़ में आप ये देखेंगे कि आपके बेबी हेयर्स आना शुरू हो जाएंगे. मुझे नहीं पता इतना जूम इन हो सकता है या नहीं, लेकिन आना शुरू हो जाते हैं बेबी हेयर्स. डॉक्टर साहिबा, अगर आज कोई यूज़ करना शुरू करे जिसके सामने से थोड़े से बाल ख़त्म हो रहे हैं हेयर बूस्टिंग स्प्रे आपका, तो क्या ईद तक वो वाला पोर्शन जो अभी खाली नज़र आ रहा है, क्या वो थोड़ा थोड़ा फिलअप हो जाएगा? क्योंकि इस दफ़ा तो ईद पे बहुत सारे लोग जो है वो कस के बाल या इस तरह के कुछ बनाना चाह रहे हैं गर्मी की वजह से. तो ये मेरा पहला सवाल है. हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपने जवाब देना. एक छोटा सा ब्रेक लें, कहीं मत जाएगा हमारे साथ से. जी वेलकम बैक टू द शो. ब्रेक पे जाने से पहले मैंने डॉक्टर साहिबा से सवाल पूछा था कि अगर लोग अभी से हेयर बूस्टिंग स्प्रे शुरू कर दें तो क्या ईद आने तक उनके थोड़े थोड़े बाल जो आगे से ख़त्म हो रहे हैं, कोई पैच बन रहा है, वो आना शुरू हो जाएंगे क्या डॉक्टर साहिबा? पता है, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो नहीं आ सकते. अच्छा. क्योंकि इसका जो टाइम होता है ना, वो आफ्टर अ मंथ आपके हेयर आते हैं. लेकिन मेरे साथ जो एक्सपीरियंस में जैसे आपने बताया, इस तरह मेरी काफ़ी फैमिली वालों ने, पेशेंट्स ने मुझे कहा है कि आफ्टर अ वीक ही हमें बेबी हेयर्स आ गए हैं. तो अगर देखिए बेबी हेयर्स भी आ गए हैं ना, तो उसका फ़ायदा ये कि कम से कम आपका स्कैल्प थोड़ा जो है ना वो भर जाता है, वो जगह नंगी नज़र नहीं आ रही. ये है. तो उसमें बेसिकली यही है ना कि हमने मल्टीविटामिन्स और फाइनेस्ट्राइड और माइनॉक्सिडिल डाला है. अब वो ये है कि वो उसका जो कॉम्बिनेशन है ना, एक तो वो पाकिस्तान में ऐसा अवेलेबल नहीं है. ये हमने इसका अमेरिकन फार्मूला था, लेकिन हमने क्योंकि वो जो कंपनी थी वो ब्रांड मतलब जेनोसाइड वाली, तो उसको हमने छोड़ा था ना. तो इसलिए मेरे पेशेंट्स ने कहा था कि आप हमें कोई ऐसा बना के दें जिससे हमें देर एंड देन इफेक्ट आ जाए. तो वो उसका रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन आफ्टर अ मंथ आपको प्रॉपर आएगा जो सिग्नेचर. जी. अब तो मुझे याद हो गया क्योंकि मैंने आई रिसेंटली मेड अ वीडियो, और मैंने वीडियो आपके लिए बिल्कुल प्रमोशनल नहीं बनाई थी. मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, देन आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू. और मुझे जो सनब्लॉक इतना बेहतरीन लगा कि मेरी दोस्त मुझे कहती है यार तू उससे और ले ले. मैंने कहा नहीं बेटे, ये ऐसे नहीं होता, मैं उससे नहीं ले रहा. मैंने कहा मुझे वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा. एंड एक्चुअली द बेस्ट पार्ट ऑफ द सनब्लॉक जो है कि वो इट्स जेल बेस्ड एंड इट गोज अवे लाइक दिस. ठीक है, वो बड़ा मजे की स्किन के अंदर चला जाता है ना, आपके क्लियर नहीं रहती. नॉट चेंज योर टोन, वो आपके टोन चेंज नहीं करता, और आपको एक ड्राई से जो लुक मुझे चाहिए होती है ना, वो इट गिव्स मी. सवाल मेरा आपसे ये है कि जब गर्मियाँ आती हैं, स्किन हर चीज़ रिस्पॉन्ड करती है अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट. सर्दियों में भी हमारी स्किन रिस्पॉन्ड करती है, गर्मियों में कैसे रिस्पॉन्ड करती है? जब टेम्परेचर गर्म हो जाता है तो पाकिस्तानी स्किन का रिस्पॉन्सिव रिएक्शन क्या होता है? देखिए, पाकिस्तानी स्किन में एक तो ये कि अल्लाह ताला ने हमें ना जो टैन थोड़ा बनाया है, उससे फ़ायदा ये कि हमें स्किन कैंसर्स नहीं होते. वरना जिस तरह की हमारा सन एक्सपोजर है और उन चीज़ों में बड़ा मसला हो सकता था अल्लाह ना करे अगर हम टाइप 3-4 में होते. स्वेटिंग बहुत होती है ना. जी, स्वेटिंग का सबसे जो अच्छी चीज़ है ना कि एक तो नॉर्मल स्वेटिंग होती है ना, वो आपकी स्किन को प्रोटेक्टिव लेयर देगी. अब जैसे सनब्लॉक का आपने बताया, वो स्वेट कंट्रोल भी है. स्वेट कंट्रोल इस तरह कि वो स्वेट के साथ निकल नहीं जाएगा.
स्वेट होगा आपका, ये नहीं कि मेरा नेक्स्ट सवाल ये था जिसका आपने जवाब दे दिया। एक्सेसिव स्वेटिंग के लिए हम डिफरेंट फॉर्मुलेशन बना के देते हैं, लेकिन जो सन ब्लॉक है ना वो आपकी स्वेटिंग बुरी चीज़ नहीं है। हम लोग कहते हैं ना स्वेटिंग हो रही हो फेस पे हमारे पिंपल्स ना निकलना, ये नहीं, वो आपकी फेस को प्रोटेक्ट भी कर रहा है स्वेट। लेकिन जो एक्सेसिव स्वेटिंग है ना उसको कंट्रोल करने के लिए फिर हम डिफरेंट फॉर्मुलेशंस देते हैं, जैसे जो ख़ास एरियाज़ में पूरी बॉडी पे स्वेटिंग नहीं होगी, किसी खास एरिया में स्वेटिंग ज़्यादा हो जाएगी, इससे वेदर में ही होता है ना अचानक से होता है। अक्सर लोगों को जिनको गर्मियों और सर्दियों दोनों में स्वेटिंग होती है जी, कुछ वो तो लोग डिजीज़ में आ जाते हैं। शाइना जी मुझे बताए क्योंकि हम आपकी प्रोडक्ट तो चले जो लेता है वो उसकी मर्जी है, बिकॉज मैंने पर्सनली यूज किया, एज हलीमा यूज्ड इट, वी एंडोर्स इट बिकॉज हमें अच्छा लगा। इट्स नॉट ऑन टेलीविजन वी सेइंग इट बट वी लव्ड इट। अब मुझे ये बताइए कि क्या जो जेल बेस्ड जितने भी सन ब्लॉक्स होते हैं वो जब पसीना निकलता है तो वो नहीं गायब होते, क्योंकि जो क्रीम वाले होते हैं वो तो खत्म हो जाते हैं, वो तो ऐसे निकल रहे होते हैं आपके मुंह से। हाँ, बेसिकली वही बात है ना कि अब हम जो फॉर्मुलेशन बनाते हैं हम उसी के बारे में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे जो भी आपका एब्जॉर्ब हो रहा है ना स्किन में वो इतनी जल्दी निकलेगा नहीं। लेकिन जो फेस के ऊपर एक बैरियर बना रहा है, जो फिजिकल सन ब्लॉक है, वो जाहिर सी बात है स्वेट के साथ उतर जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग डिफरेंट टाइम स्पैन बताते हैं कि इतने के बाद आपने सन ब्लॉक रीअप्लाई करना है। अभी वाली जो हीट वेव चल रही है, अल्लाह की पनाह इस हीट वेव से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट है ना, तो आप बताएं कि आजकल जो बंदा सुबह 10 बजे या 9 बजे, हाँ वो ब्रैकेट आजकल के दिनों में क्या है कि हम कितनी देर के बाद दोबारा से अप्लाई कर लें सन? पता है जैसे हमारा जेल सन ब्लॉक है ना, ये तो आपका एब्जॉर्ब हो गया, जो भी जेल बेस्ड सन ब्लॉक से वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो आपका स्वेटिंग के साथ नहीं जा रहे, लेकिन असूलन वैसे 3 to 4 आवर्स चल जाते हैं अच्छे सन ब्लॉक्स, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बहुत आपने कोई रनिंग की है या आप कोई ऐसे एक्सपोजर में गए हैं तो फिर आपको वापस आके फेस वॉश करके दोबारा अप्लाई कर लेना चाहिए। अच्छा, एक सवाल डॉक्टर साहब जो किसी ने मुझसे पूछा और इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, बिकॉज मैंने उनको बताया कि मैं इनके प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो हज पे जा रही हैं और हज पे एक तो खुशबू का मसला होता है, आप वो वाली चीज़ें नहीं लगा सकते जिसमें खुशबू होती है समथिंग, और दूसरा ये कि वहाँ पे भी ज़्यादा सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो कही थी कि मैं चाह रही हूँ कि मैं कुछ लगाऊँ, लेकिन मुझे बताएं कि क्या इसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स तो मौजूद नहीं है या कोई सेंट मौजूद नहीं है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आप इस सवाल का एक्सक्लूसिवली जवाब दीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले, हमारे साथ रहे। आई थिंक दैट इज जी, वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहिबा से सवाल पूछूं, मेरी मदर भी ये शो देख रही होंगी। ये जो कपड़े हैं ये उनके मैंने पहने हुए हैं, और जो कमीज़ है ये 50 साल पुरानी है, 50 इयर्स पुरानी ये कमीज़ है जो मैंने पहनी हुई है, और यही कमीज़ पहन के उन्होंने भी खबरें पढ़ी हुई। नॉट पॉसिबल, मैं नहीं मान सकता। इसके बाजू ये नहीं थे, इसके बाजू वही थे जो मतलब इसके सेम थे, लेकिन वो छिद गए थे सारे, तो वो फिर मैंने चेंज करा लिया। मैं क्या करती हाँ, तो ये कपड़े देखे तो मैंने कहा she doesn't have yellow कपड़े, तो मैंने कहा शायद से अभी भी नए खरीदे हैं। नहीं, तो मैंने आपकी वजह से जब आपने येलो कहा तो इसके अंदर थोड़ा येलो था, तो मैंने कहा पहन लेते। तो ये दुपट्टा भी उन्हीं का? नहीं, हाँ दुपट्टा भी उन्हीं का है, लेकिन ये इसके साथ का नहीं है, ये सिर्फ शर्ट थी और इसके साथ और ये जो आगे टसल्स लगे हुए भी आंटी ने बनाए थे। हाँ, ये मतलब ये उस जमाने का, ये 50 साल पुरानी कमीज है। दुपट्टा इतना पुराना नहीं है, दुपट्टा उनकी शादी के बाद का है, लेकिन है ये भी उन्हीं का। तो ब्यूटीफुल इट इज, बहुत प्यारा है। डॉक्टर साहिबा, मैंने आपसे पूछा था कि इस सन ब्लॉक के अंदर कोई ऐसा सेंट या कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो मौजूद नहीं है जो वजू करके लगाया नहीं जा सकता या वहाँ के लिए सूटेबल ना हो? नहीं, बिल्कुल इसमें ना सेंट नहीं है। ठीक है। तो प्लस ठीक है, मेरी डिजीज़ कुछ पेशेंट्स होते हैं जो एटॉपिक होते हैं, जिनको एलर्जीज होती हैं, तो उन सब ने भी यूज़ करना होता है। प्लस मेरी अपनी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो मैं ज़्यादा सेंटेड नहीं यूज़ कर सकती, तो मैंने इसलिए जो है ना उसमें सेंट ऐसा सच डाला ही नहीं हुआ। तो वो हज पे अभी, क्योंकि हम लोगों ने स्पेशल अब प्रॉपर चेक भी कर रहे हैं कि जो भी हज पे जा रहे हैं उनमें ना होना, क्योंकि फॉर्मुलेशन के दरमियान कभी कभार आपको कुछ ऐसा ऐड करना पड़ जाता है जिसमें सेंट हो, तो वो भी हम देख रहे हैं कि उसमें सेंट। अच्छा, मतलब
अगर आपसे किसी ने मंगवाना हो तो वो आपको ये कह सकता है कि मैं हज पे जा रही हूँ तो मुझे आप उसके हिसाब से दे दें, तो आप वहाँ पे 100% मतलब SPF 100 है ना, तो आपको जो UVA है उससे 100% कवरेज भी मिल जाएगी। अच्छा शाइना, अब सवाल अब टोन का है जो मुझे भी श्योर सबको है। अब इस गर्मियों में मैं आई एम वन ऑफ दो जिसकी स्किन टोन ऐसे चेंज होती है। मैं गर्मियों में पटाख काला हो जाता हूँ, मैं सर्दियों में देखें आप कहेंगे तुम्हारा रंग बहुत प्यारा है यार, फिट रंग है। आई डोंट नो कि मुझे सन ब्लॉक से पहले फिर मैं क्या करूं। अगर सन ब्लॉक आपकी कलर टोन नहीं प्रोटेक्ट कर सकता तो व्हाट इज द थिंग? क्या मैं बेसन का पेस्ट लगाना शुरू करूं? क्या कोई टोटके लगा लूं ईद से पहले कि मेरी जो अपनी टोन है वो वापस आ जाए? अच्छा, उसमें ये है कि मैं तो आपको डॉक्टरों वाली एडवाइस ही दूंगी, टोटका अच्छा। तो क्या। अच्छा, उसमें ये होता है कि आपको ना अगर 2% आप ग्लाइकोलिक एसिड और 2% कोजिक एसिड, उसके साथ राइस एक्सट्रैक्ट्स अगर हों, वो हम लोग, क्योंकि बेसिकली मसला ये है कि जो जितनी वाइटनिंग क्रीम्स आ रही हैं ना हमारी, होते हैं टैनिंग होती है, अगर आप सन ब्लॉक प्रॉपर लगा रहे हैं ना उसमें भी चांसेस हो जाते हैं कभी कभार टैनिंग के। तो अगर हो रही है तो फिर आपने उसके इलाज के लिए ना ये 2% ग्लाइकोलिक एसिड, 2% कोजिक एसिड, देखिए मैं तो इसे हम ग्लो क्रीम बना के देते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा 2%? बेसिकली तो अक्सर डॉक्टर्स को पता होता है, लेकिन जैसे हम लोग बनाते हैं ना अपनी लैब में, तो हम उसमें साथ राइस एक्सट्रैक्ट भी ऐड करते हैं और सेरामाइड्स भी ऐड करते हैं। आपने बनाया है? मैंने ग्लो क्रीम बनाई है। क्या नाम है उसका? ग्लो क्रीम, उसको नाम ही हमने उसका ग्लो क्रीम रखा है, क्योंकि वो जो आपकी स्किन की टैनिंग है ना उसको आप समझे विद इन 14 डेज, अगर जैसे अभी लोग यूज़ करेंगे। And there is no वो जो मरकरी वगैरह तो कुछ नहीं इसीलिए तो बनाया। देखिए हमने वही चीज़ें बनाई है जो हमें जिस पे शक था ना कि कुछ स्टीरॉयड ना हो, कोई इस किस्म की चीज़ ना हो जो स्किन को डैमेज करे, तो इसको आप 3 मंथ्स भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्रीम नहीं ले रहा तो वो क्या करे? किस तरह ये परसेंटेज जो उस दोनों को देखे? क्या थोड़ा सा कहीं से वो ले ले मतलब नहीं, इस तरह खुद आपने इस तरह नहीं करना। उसमें ये थे, आप या तो किसी फार्मेसी पे चले जाएं, उनसे कि हमें फॉर्मुलेट कर देना। बेसिकली ये जापानीज़ फार्मूला है। इसमें होता था कि जापानीज़ कोई वॉर में गए थे जिसके बाद उनकी स्किन में ना कॉम्प्लेक्शन बहुत डल हो गया था। हाँ, उसके बाद ये फार्मूला जो है ना विद टाइम उनको अपनी स्किन की पड़ी हुई थी बेचारों को। बट आई लाइक यू हैव स्टडीड दिस। तो क्या रिसर्च क्या किया था, फिर क्या बनाया था? उन्होंने फिर ये कोजिक एसिड, कोजिक बेसिकली जो है ना वो राइस के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, कोजिक इज राइस ना, और चावल जो है वो चाइनीज़ और जापानीज़ वैसे ही बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं कि अगर आप जैसे है ना चावलों का पानी, जैसे आप बता रही थी कि चावलों को तो वो चावल जो है ना उनको आप उबाल के उसका जो पानी होता है वो आप अपने फेस पे लगाएं, साथ आप उसको थोड़ा सा दही मिक्स कर लें। ये मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें से हमारे एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, लेकिन ये नहीं कि ये आपने पहले पैच टेस्ट करना है आपने, ठीक है? ऐसा ना हो कि कोई रिएक्शन हो। आई डोंट अंडरस्टैंड। जो आपका पानी आपने देखिए कोजिक इज राइस, वो बचता है जो पानी जब उबल जाती है, पिच को थोड़ा सा लिया, उसमें दही डाल दो, हल्का सा दही डाल के ना वो आप फेस मास्क पे कैसे आएगा? बस वो आपने लिक्विड सा ही ना वो आपने फेस पे लगाना है थोड़ी देर, जैसे कुछ लिक्विड वाटरी सीरम्स नहीं होते, हम थोड़ा थोड़ा लगा लेते हैं उनको। ऑलराइट, तो वो लैक्टिक एसिड है दही में। कितना लगाएं तो थोड़ा सा फर्क नजर आना शुरू हो जाता है? तकरीबन हफ्ता तो लगाए ना आप बाकायदगी से। ईद आने वाली हफ्ता है आप लोगों के पास। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं, इतनी उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं थी, आज से 10 साल पहले वो मरकरी वाली क्रीम्स इस्तेमाल कर चुकी हैं और अपना बेड़ा गर्क भी कर चुकी हैं। अब वो ये कहती है हमारी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, इतनी पतली हो चुकी है, थिन हो चुकी है कि उस पर से एक तो हमारी जो अंदर वाली वेन्स है वो भी नज़र आती हैं, और कुछ भी अगर हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो फ़ौरन रिएक्शन हो जाता है, बिल्कुल रैशेस पड़ जाते हैं स्किन पे। तो उनको क्या इस तरह के टोटके इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं? वो डॉक्टर के, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाएं, उनसे बाकायदा डिस्कस करें कि ये हमारे साथ पास्ट में हो चुका है और अब हमें कौन सी क्रीम्स इस्तेमाल करनी चाहिए, सिर्फ वही वाली क्रीम्स पे वो इस्तेमाल करें। बिल्कुल, आपने अपना जवाब भी साथ ही दे दिया। उसमें ये कि बेसिकली आपका स्किन बैरियर डैमेज हो गया है ना। स्किन बैरियर में हमारे आ जाते हैं सेरामाइड्स, आ जाते हैं जो ग्राउंड सब्सटेंस जिसमें कोलेजन, हाइलुरोनिक, वो सारे आपके डेप्रिशिएट हो गए हैं, तो इस वजह से स्किन पतली हो गई है, आपकी वेन्स नज़र आ रही हैं। तो उसके लिए बेस्ट ये होता है कि पहले स्किन बैरियर को रिस्टोर करें। अगर आपका स्किन बैरियर रिस्टोर होगा ना, वो हो जाता है, ठीक हो जाता है। अगर आप बाकायदगी से सिर्फ प्रॉपर मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं ना, और आप 3 मंथ्स तक और कुछ नहीं लगा रहे, मर्करी या फिर स्टीरॉयड या इस तरह कोई क्रीम्स नहीं लगा रहे, तो आपका बेहतर होने लग जाता है। अगर कुछ भी ना लगाए तो ऑलिव ऑयल आप सिंपल लगाते रहें, उससे ये होगा कि स्किन आपकी रीजनरेट होने लग जाएगी। ऑलराइट डॉक्टर शाइना, जो दाने निकल जाते हैं और यकीनन अक्सर आपको कोई शादी आ रही होती है, कोई फेस्टिवल आ रहा होता है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, तो पटाख से लगेगा इतनी बुरी जगह निकलेगा ना कि आप कहोगे यार यहीं पे यही आखिरी जगह थी इसकी। सो क्या दाना फ़ौरन ख़त्म किया जा सकता है? फ़ौरन ख़त्म करना भी चाहिए कि नहीं?
दाना जो है ना, ये इसे मेरी अपनी एक्नी प्रोन स्किन है और मुझे हमेशा इसी शो से पहले एक दाना निकलता है। उसमें ये होता है कि जो है ना, रात को ही आपको पता चल जाता है या सुबह किसी टाइम पर ना आपको एक इरिटेशन से शुरू हो जाएगी उस जगह पे। तो वहाँ पर ना आप जो एक्नी के सीरम्स होते हैं वो आप रात को या उसी वक्त लगा लें, तो फिर वो देर एंड देन बैठ जाएगा। ये इसका है। हाँ, अगर आप उसको वेट करेंगे ना कि ये ऊपर नमूदार हो और फिर ही हम उसका कुछ करें, तो फिर वो जाहिर सी बात है लंबा चलेगा। कौन से सीरम्स हैं जो लगाने हो? बेसिकली वही जो एक्नी फेड एक मेरा भी है, उसमें हमने क्लिंडामाइसिन, ट्रेटिनोइन बेसिकली मैं आपको हर दफ़ा आके बताती हूँ। बहुत मुश्किल नाम बता रही है, हमें नहीं लैबोरेटरी में काम करती है। ये तो मतलब मैं तो आपको सारी थ्योरेटिकल बातें जो आप फिर क्या करें, कौन सी प्रोडक्ट है जो ले लें, क्या नाम है उसका? एक्नी फेड सीरम। एक्नी फेड सीरम अगर आप रात को लगा रहे हैं ना, तो वो वहीं पे बैठ जाएगा। जैसे मेरा यहाँ पर आपको एक नजर आ रहा होगा या पता नहीं नजर आ रहा है। रात को तैयार था आने के लिए, मुझे जैसे ही पता चला कि आना है तो वो रात तो मैंने उसी वक्त ना डॉक्टर भाई आपने बिल्कुल वो हरकत की है जो अनवांटेड मेहमान नहीं आ रहे होते और उनके आने से पहले हमारा मतलब कुछ घर पे लोग होते हैं कहते हैं हम बीमार हो गए ताकि मेहमान। तो आपने क्या किया? होता है कोई ना कोई, उसमें फुप्पो छोड़ दी। नहीं, फुप्पो तो बहुत अच्छी होती है। आपकी तरफ होंगी। हमारी साइड पे थोड़ा सा गलत माल आ गया था। हमारी तरफ थोड़ा सा डैमेज और डिस्टर्ब। मेरी फुप्पो भी बहुत अच्छा। माय फुप्पोज आर अमेजिंग। बस कर दो। आई लव माय फुप्पोज, लव फॉर देम। तो शायदा मुझे एक बात बताएं, ये आपने स्किन की सारी बात बता दी, एक चीज़ है जो पार्ट है मैं अक्सर उसकी जिक्र करता हूँ, बहुत लोग हंसते भी हैं। ये जो गर्दन भी लोग साफ करते हैं, ये वाला जो हिस्सा गाटी है उनकी, ये लिटरली, और मैं ना कभी ज़्यादातर खासतौर पे जिम में भी ना मैं लोगों को देखूँ यार इससे गर्दन तो मेरे ख्याल में कभी यहाँ साबुन लेकर ही नहीं गया। अब वो गर्दन होगी है काली से यहाँ से पटा, ठीक है, तो उसको कैसे साफ? आपने मेरी तो नहीं देखी, ठीक है, तो आप उसको कैसे साफ कर सकते हैं? देखिए, एक तो किसी का कसूर नहीं है, गर्दन काली हो रही है उसमें सफाई का नहीं ताल्लुक। अगर तो नहीं आप करें वो तो चले एक अलग बात है ना, वो पता होता है सबको, जो नहीं करे वो कर ले साफ। अगर आपका नहीं हो रहा ना, आप जितना मर्जी स्क्रब यूज़ कर रहे हैं और नहीं जा रही, so सिंपल, तो आपने ना उसको हम एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। अब उसके दो वजूहात होती हैं, या तो आपका ये इंसुलिन इनसेंसिटिविटी है, ठीक है, इंसुलिन से आपका ना ये ग्लूकोज इंटॉलरेंस है, जिसकी वजह से यहाँ डार्कनिंग हो जाती है। और उसका कुछ भी कर ले वो नहीं खत्म, मतलब सफाई से खत्म तब होती है अगर आप वेट रिडक्शन करें, क्योंकि वेट रिडक्शन अगर अक्सर लोग इतने मोटे नहीं होंगे, लेकिन वो जैसे ही 5% वेट कम करेंगे ना, उनका वो डार्कनेस को ख़त्म हो जाएगी। एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस आपके अंडर आर्म्स में भी आ सकता है, लेकिन किसी प्रोडक्ट से ठीक नहीं होता। प्रोडक्ट से होता है। कौन सी? जो मैंने आपको फार्मूला बताया ना, 2% ग्लाइकोलिक एसिड और 2% कोजिक एसिड, ये जो ग्लो क्रीम है ये भी आप लगा सकते हैं। वो ऊपर से इसको स्लफ ऑफ करेगा, लेकिन अंदरूनी अगर आपके फिर से सेल्स बनते जा रहे हैं और आप वेट नहीं कम कर रहे, तो और दूसरा ये कि फिर ग्लूको ये मेटफॉर्मिन आती है टैबलेट्स। ये आपको वापस आके पूछेंगे, मेरा ख्याल है अगर आप मुझे अडॉप्ट कर ले तो बेहतर है, कि इतनी प्रोडक्ट्स में मेरी सख्त तो स्टेमिना और ताकत नहीं खरीदने की, क्योंकि मुझे तो हर प्रोडक्ट चाहिए। ये सब नहीं है, ये क्योंकि डे टू डे है ना चीज़ें, क्योंकि मेरे लिए सब चीज़ें मुझे चाहिए। मुझे लगता है मुझे आपकी फैक्ट्री में जो चीज़ें बन रही हैं उसके मसाइल मेरे पास है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, अफसोस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुर्बत का अंदाज़ा होता है जब आपके इतने मसाइल होते हैं, गरीबों के साथ ही मसले होते हैं। गर्दन मेरी में मसला, स्किन मेरी ख़राब हो रही है, सन ब्लॉक का मेरा इशू है, बाल मेरे गिर रहे हैं, गरीबों पे ही सारे जुल्म आएंगे तो क्या होगा? पूरम बहरिया की कॉल आ रही है, कॉलें मार रहा है मुझे मेरा दोस्त, पैसे चाहिए इसको भी, सबको मुझसे पैसे चाहिए। क्योंकि है इसका मतलब है ना, कभी कोई बंदा उस बंदे से पैसे नहीं मांगता जिसके पास मेरे अकाउंट में पता है क्या होता है, मेरे अकाउंट से पैसे जाते हैं और बस आते हैं, जाते आते दोस्तों को जाते, तो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि है तो जा रहे हैं। ताकत। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा तंग भी करते हैं पैसे, मतलब आप एक हद तक ही बंदा पैसे मांगे ना, यानी कि आप असामी अच्छी है, आपसे भी लिया जा सकता है, यानी कि आप देना दिलाना करती है। एवरीबॉडी एक्टिव, डॉक्टर शाहिदा पे अटैक कर। मैं तो इस वजह से पता नहीं मैं उससे दे देती हूँ कि पता नहीं किस देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हैबिचुअल होते हैं ना। हाँ, अब बस अच्छा, माय फ्रेंड्स आर हैबिचुअल बट दे गिव इट आल्सो।
अच्छा। तो इतना फिट है ना, अब गिव इट बैक टू यू, गिव इट बैक। अच्छा, बट वो हैबिचुअल है कि वो हर हफ्ते लेंगे, एवरी वीक दे आस्क मी एंड द नेक्स्ट वीक दे विल गिव इट टू मी, they'll ask me the next week they'll give it to me। चलो ये तो अच्छी बात है। पर डॉक्टर शाहिदा मुझे एक बात बता, मोबाइल का बता रही थी, कह रही थी आप कहते मोबाइल की जो नहीं पहले आपने बताया था वो कोई टैबलेट कि गर्दन के लिए कोई टैबलेट वो तो इंसुलिन, आप पहले अगर आपके साथ है, अगर आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं ना HbA1c, उसमें होता है कि आपका ब्लड शुगर वगैरह पता चल जाता है। अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटिक अगर है ना, फिर आपने वो गोली लेनी है। हर किसी ने वो गोली नहीं लेनी। ठीक है। वेट रिडक्शन जो है ना वो उसका मुकम्मल इलाज है। इज़ द की। अगर आप कर लेंगे तो फिर अगर आप कम कर रहे हैं ना वेट, तो वो ठीक हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, बहुत सारे लोगों को मसला होता है पाँव का, पैर जो है वो काले होते हैं, आपकी स्किन, आपका फेस भी ठीक होता है, हाथ भी ठीक होते हैं, आपकी पूरी फैमिली का भी ये मसला नहीं होता, लेकिन आपके पैर जो है वो काले होते हैं और लोगों को समझ भी नहीं आ रहा होता कि आप इसका क्या करें। बहुत सारे फिर लोग ये मशवरा देना शुरू कर देते हैं कि जी मरकरी वाली क्रीम मुंह पे तो नहीं लगा सकते, लेकिन चलो पैरों पे ही लगा लो, गोरे हो जाएंगे। अब अगर किसी किस्म का कोई मसला है तो फिर उसको क्या करना चाहिए? उसको पैरों के लिए भी वही स्किन केयर अपनानी चाहिए जो वो फेस के लिए अपना रहा है, क्योंकि फेस वाले प्रोडक्ट्स तो बहुत महंगे हैं ना, पैरों पे लगा लगा के वेस्ट तो नहीं कर सकते, क्या करे फिर वो? पता है आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। एक तो ये कि जो पाँव है, आप समझिए फाउंडेशन है हमारी, वो सबसे ज़्यादा बेचारे सफ़र करते हैं, हम उन पे खड़े भी होते हैं, हम उनसे काम भी कर रहे हैं, जो वो एक्टिविटी भी हो रही है, स्किन इसकी थिक हुई भी होती है ना। और प्लस जो होता है कि कई लोग अपनी फुट केयर करते नहीं है, रेगुलर कोई क्रीम नहीं लगाएंगे, कोई स्क्रब नहीं करेंगे, तो फिर इवेंचुअली ओवर द ईयर्स ना वो स्किन आपकी इकट्ठी होकर डार्क होने लग जाती है। ठीक है। तो उसमें बेस्ट ये होता है, अब मैं आपको, क्योंकि आपने मुझे बुलाया, मैं आपको अपनी साइंस का भी बताऊंगी कि जब हम AHAs, BHAs और माइक्रो एक्सफोलिएंट्स को कंबाइन करते हैं ना, तो उससे ये होता है कि विद इन 14 डेज अगर आप लगा रहे हैं, पहले तो आप ये कि थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाह रहे हैं तो आपने नीम गर्म पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा आपने नमक डालना है, साथ आप लीमू का रस डाल लें, वो तो आपने 15 मिनट्स लगा लिया। ठीक है। उसके बाद प्यूमिस स्टोन होता है जिसको हम स्क्रबर या जी स्क्रबर के तौर पे, लेकिन वो देसी वाला जो स्क्रबर आप कह लेना कि वो स्टोन से बना, बहुत ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग ना हो, बस हल्का हल्का आपने वो पाँव के नीचे करना है, ऊपर नहीं करना। अच्छा। ठीक है, वहाँ स्किन हमारी पतली है आप नोट करें, लेकिन जो नीचे सोल्स की है ना वो जरा मोटी होती है, जो हाथ के पाम्स की और सोल्स की स्किन जरा मोटी होती है, तो प्यूमिस स्टोन आपने नीचे करना है। ऊपर आपने ना एक ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है जिसमें AHAs, BHAs और माइक्रो एक्सफोलिएंट्स हों, और साथ ना उसमें एमोलिएंट, जो एमोलिएंट हम उसको कहते हैं जो बहुत थिक सा मॉइस्चराइजर होता है, वो आपने ओवरनाइट लगा लेना है। अच्छा, द बेस्ट थिंग आई थिंक इज प्यूमिस स्टोन, इट इज सो गुड, मतलब वो आप बस वो लगा के वेज़लीन भी लगा लेना आप, और अगर आप बहुत ज़्यादा फटी हुई एरिया या बहुत ज़्यादा पाँव डैमेज्ड है तो ऊपर पतली सी सॉक्स पहन लें। ठीक है डॉक्टर साहिबा, मुझे एक PR पैकेज आया था, आई वुड कोर्स नॉट द नेम द कंपनी, उसमें मुझे विटामिन E का सीरम उन्होंने दिया है। डॉक्टर साहिबा, उसको लगाने के बाद मुझे लगता है मैंने डालडा घी लगाया, मैं काला पटाख में लगा था, अभी कोई मैंने अफ्रीका था, मैं उधर ही रहा, उसकी धूप मेरे मुंह पे पड़ी रही है, और मैंने वो यकीन माने में टावल ऐसे करके उतारा, मैंने कहीं जाना था, मुझे लगा कि थोड़ा सा कोई ग्लो आ जाएगा, कोई शाइन कर जाऊंगा मैं, इतना मैं शाइन कर गया कि तवे में और मुझ में कोई फर्क नहीं था। आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट, बट ट्रस्ट मी, ये बात सच है। वो ये विटामिन E का सीरम लगाऊं या ना लगाऊं, वो तो आप खुद ही डिसाइड करेंगे। नहीं, ये विटामिन E सीरम होता है, ये ऐसा ही सोच रहे होंगे हमने क्यों भेजा। मैंने जिंदगी में पहली बार, यू आर सो क्यूट, और उन्होंने कहा वो तो आप खुद ही डिसाइड करेंगे। पर विटामिन E का सीरम होता ही ऐसे, मैंने पहली बार लगाया, मैंने तो कभी पहले नहीं लगाया। पता है, मैं तो एक अकेला सीरम बनाती ही नहीं हूँ, मैं तो कॉम्बिनेशंस बनाती हूँ ना। अकेला सीरम जो है ना, ये फैक्ट्रीज वाले ये लोग बनाते हैं, लेकिन हम लोग अपने लैब में ना हमेशा कहूँगी, देखिए एक चीज़ आपकी स्किन का हल नहीं है। अब मैं आपको कहूँ कि आप ना 2000 का एक हाइड्रोनिक एसिड लें, फिर आप एक विटामिन C का लें आप 2000 का, फिर आप एक ऊपर 2000 का सनब्लॉक लें और आप उसको लेयरिंग कर लें, आप कभी भी नहीं करेंगे। अगर मैं आपको कहूँगी ना बस आपने एक यही सीरम लगाना है जिसमें विटामिन C भी है, हाइड्रोनिक एसिड है, तो वो इजीली आप लगा लेंगे, लेकिन विटामिन E अकेला नहीं कभी भी कोई देता। डॉक्टर साहिबा, यू आर एस्थेटिक फिजिशियन एज वेल एंड यू आर डर्मेटोलॉजिस्ट टू। मैं आप वापस आके आपसे PRP गुत्थी सुलझाऊंगा, जिसके बारे में बहुत सारी मिथ्स है। किस चीज़ की? PRP की। अच्छा, PRP। नाराज तो नहीं होंगे? नहीं, पक्की बात डॉक्टर साहब। फिर से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक।
वेलकम बैक टू द शो। अब जी डॉक्टर शाइना के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग, जिनमें से कुछ चीज़ें हैं हम लोग खुद यूज़ भी कर चुके हैं, इसीलिए उसकी इंडोर्समेंट कर रहे हैं, वरना हम लोग कभी भी कोई ऐसी चीज़ आप लोगों को नहीं बताते जो अच्छी ना हो स्किन के लिए। और आप लोग जल्द इंशाल्लाह ताला मेरी ग्लो वाली स्किन देखेंगे। 14 दिन के बाद आप लोग मेरी ग्लास स्किन देखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, भाई ग्लास स्किन सीरम है, तो इसके बारे में आप बताएं कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स वगैरह क्या हैं और किन किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, जिनकी सेंसिटिव है, जिनकी ड्राई है, ऑल दे कैन यूज इट। बिल्कुल, जो बेस्ट है ना, जिनके रिजल्ट्स वो ड्राई स्किन और सेंसिटिव वालों में ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है। नॉर्मल स्किन में भी बहुत अच्छी है। जो एक्नी प्रोन वाले हैं ना, उसमें बेसिकली नायासिनामाइड एडेड है, लेकिन इसमें हमने साथ थोड़ा सा ग्लूटाथायोन, हाइलुरोनिक का कंटेंट ज़्यादा रखा हुआ है। उससे होता है कि पोर्स मिनिमाइज होते हैं ना, बेसिकली ये ना समझिए कि ऑल इन वन एक फार्मूला है जिसमें आपको विटामिन सी, ग्लूटाथायोन, हाइलुरोनिक और एक कोएंजाइम Q10 है, जो बहुत कम आपको किसी सीरम में मिलेगा। वो आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है। आपने इसमें पेप्टाइड भी डाला है, वो तो बोटॉक्स नहीं होता? पेप्टाइड्स जो आर्जिनिलीन, आपने बड़ा सही, अब आप कहते हैं मुझे कुछ पता नहीं है, तो आपको तो पता है सारा। ये बोटॉक्स होता है? ये ना बोटॉक्स इन बॉटल के नाम से मशहूर है। इसका ये होता है कि ये मसल को ना स्ट्रॉन्ग करता है, टाइटनिंग करता है ना उसकी। तो ये एंटी एजिंग भी है, बेसिकली कोरियन फार्मूला है ये। कोरियंस क्या करते हैं कि वो रेटिनॉल के ना इतने फेवर में नहीं होते, रेटिनॉल स्किन को रेड ड्राई कर देता है ना, ठीक है, तो वो पेप्टाइड्स को लेते हैं फॉर एंटी एजिंग। लेकिन कोरियंस की स्किन तो बहुत अच्छी होती है डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा। बोटॉक्स सीरम में कैसे हो सकता है? नहीं, बोटॉक्स देखिए, बोटॉक्स का क्या फंक्शन है, बोटॉक्स आपकी ना मसल को पैरालाइज करता है, तो उससे आपकी एक सपाट सा एक लुक आ जाती है। ये मसल को, उसी मसल जो ढीला पड़ रहा है उसको स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो वो तो बहुत महंगा होता है बोटॉक्स का वो वाला चीज। नहीं, ये आर्जिनिलीन जो है ना, ये हमने इसमें डाली हुई और ये कॉम्बिनेशन में है, और ये सिर्फ 3000 की है। मतलब सारा कुछ। एंड यू हैव एलोवेरा जेल एंड विटामिन ई एंड विटामिन सी आल्सो। अब आपको मैंने बताया था ना, मैं अलग से नहीं विटामिन ई कभी बनाऊंगी। इसमें कोई एक्टिव्स हैं, और ये एक्टिव्स इस तरह के हमने इनको पूरा वे किया है कि ये एक दूसरे के साथ ना अच्छा रिजल्ट। डॉक्टर साहब, जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट आपने इसमें डाला है, ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है, इट इज वेरी गुड टू एक्सफोलिएट आपकी स्किन को करने के लिए और शाइन भी करने के लिए। बेसिकली आपकी ना एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स आपके एंटी एजिंग भी होते हैं, स्किन को ग्लो भी देते हैं। लेकिन आपने ये सारी चीजें डालकर एक्सपेरिमेंट किया, बिकॉज कभी कभी एक चीज दूसरे के साथ मिक्स होकर रिएक्ट भी कर जाती है। नहीं, इसको 6 वीक्स, आपको पता है पहले इसमें हमने जो बनाया था सिर्फ ग्लूटाथायोन, विटामिन सी और पेप्टाइड्स थे और हाइलुरोनिक था, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि जब हम इसमें ऐड कर देते हैं ना नायासिनामाइड और साथ ये सारे ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स और सारा विटामिन ई, तो उससे ना ये हमारे जो रिंकल्स अराउंड आईज हैं, ये जो छोटी चीजें जो हम कहते हैं ना कि हमारे तो बोटॉक्स से ही जाएंगे, क्रो फीट जाते हैं, या फिर ये ग्लोबुलर लाइंस होती हैं, उसमें बिल्कुल आपको जो है ना, अगर आप 3 वीक्स लगा रहे हैं ना, तो आपके बहुत हद तक ये आपके रिंकल्स भी कम हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, अब जो हुमायूं ने क्रीम उठाई है, एक उस पे भी लेबलिंग नहीं हुई थी, इस पे लेबलिंग मैं फ्रेश ही उठा के लाई हूँ। ये मैंने लैब से बनाई थी। इसका ना ये हैंड एंड फीट जो आपकी ट्रीटमेंट क्रीम है, ये आप इसकी फील करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें विटामिन ई सीरम जैसा ये नहीं, ये लेकिन हैंड और फीट के लिए। लेकिन हैंड और फीट के लिए जो भी क्रीम रिकमेंड की जाती है वो हमेशा थोड़ी सी ऑयली होती है, ताकि वो आपने लगा के आपने सोना होता है। अब इसमें ऑयली इसलिए क्योंकि इसमें हमने अमोनियम लैक्टेट भी डाला है, सेरामाइड्स भी डाले हैं, और साथ इसमें AHAs, BHAs हैं और माइक्रो एक्सफोलिएंट्स हैं। माइक्रो एक्सफोलिएंट्स क्या करते हैं कि आपकी, जो ऐसे मैंने आपको बताया कि आपने नीचे पाँवों के तो आपने प्यूमिस स्टोन से साफ कर लिया ना, ठीक हो गया, लेकिन ऊपर से स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए ना हमें AHAs, BHAs चाहिए होते हैं। अब आप अगर ये 14 डेज लगा लें ना रात को, और उसके ऊपर सॉक्स पहन लें, सॉक्स ना भी पहने, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, खास पे हैंड्स पे भी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये मैं रात को लगाती हूँ, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आप रोजाना नहीं लगा पाते ना, डिफरेंट टाइम्स पे, किसी दिन लगा लिया, 2-3 दिन बड़ी कंसिस्टेंसी से लगाते हो, फिर आप भूल जाते हो, टाइम भी नहीं मिलता आपको, तो ऐसा तो नहीं होगा कि दोबारा कुछ चीजें होती हैं जो आप छोड़ते हो, दोबारा एकदम से एड़ियाँ फटी हुई बेजान से, है ना, आपको होता है कि यार अब दोबारा से इसमें दोबारा इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं होगी? नहीं, देखिए ये आपकी ट्रीटमेंट है, ये आपके कोई वो वॉनाबी क्रीम्स जैसे होती है ना, वो नहीं है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका भी आपने एक प्राइस रेंज बता देनी है, ताकि जो भी लोग जो है वो लेना चाहें उनको एक पता लग जाए, कि उनके माइंड में आ जाए कि हाँ ये इतने अराउंड आ जाए। देखिए ये आपकी 50 mg की है, ये आपकी फुल अगर आप 1 मंथ भी यूज करें ना तो आपका चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी अराउंड 2500 की है, 2500 के लिए तो कोई बहुत ज्यादा। और अभी हमारी एनिवर्सरी सेल भी आ रही है ना। कब आ रही है एनिवर्सरी सेल?
हमारी विद इन अ वीक अब आ रही है, हमारी फर्स्ट जिल हज से ये 10th जिल हज तक ना। आपने पहले के बाद ये वीक लेके आपको जानने की जरूरत है, मैं तो उनका ब्रांड एम्बेसडर हूं। ब्रांड एम्बेसडर आप है ना। अच्छा, हम लोग जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहिबा के मजीद प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करेंगे। आप लोगों ने कहीं जाना, हमारे साथ रहें। जी वेलकम बैक टू द शो। अभी हुमायूं जो है वो 2 ट्यूब्स की शक्ल में क्रीम्स हैं, वो आप लोगों को दिखाएगा। उसके बारे में डॉक्टर साहिबा जो है वो बताएंगी। जी हुमायूं, आप दिखाने लगे थे। मैं नहीं दिखाऊंगा, डॉक्टर साहिबा ने मेरे साथ ज्यादती की। मुझे कह रही फुटपाथ पे बैठ के तुमने वीडियो बनाई है, हालांकि मैंने इतने खूबसूरत एक फार्म हाउस पे बैठ के वीडियो बनाई है। और लेकिन हुमायूं फार्म हाउस से ही नजर आ रहा था। सन मेरे, आपको पता है वो बिल्कुल सामने लेक आ रही थी और मेरे मुंह पे पड़ रही थी धूप, और इतनी खूबसूरत में लग रहा था। लेकिन डॉक्टर साहिबा, नेकी का जमाना ही नहीं है। नेकी जिसके साथ नेकी करो उसके शर से डरो। यार बेचारी वो कहते रही है कि मेरी टीम आपकी वीडियो मांग रही है, और क्या करे। बहुत पॉपुलर हुआ है आपका ग्लो क्रीम एंड ब्लैक हेड रिमूवल। अब पहले ब्लैक हेड रिमूवल के बारे में बताइए, जो नाक के ऊपर होते हैं। बिल्कुल, ब्लैक हेड्स जो है वो आपके नोज पे होते हैं, चिन पे भी हो जाते हैं। कई लोगों के फोरहेड, ये टी जोन जो होती है ना, इसमें ब्लैक हेड्स आ सकते हैं। और इसकी वजूहात यही है कि स्किन आपकी इकट्ठी हो रही है, उसमें आपकी डर्ट इकट्ठी हो रही है, कभी कभार बैक्टीरिया भी आ जाता है उसमें ना। अब ब्लैक हेड से ही आगे आपकी एक्नी भी बन जाती है। तो अगर आपने ख़त्म करना है ना, लोग मुझसे कहते हैं कि हम इसको ना हमारा हाइड्रा फेशियल करें और इसको रिमूव कर दें। ठीक है। तो मैं सबको ये बताती हूँ, जब आप ब्लैक हेड्स को रिमूव करते हैं तो वो पिट्स छोड़ जाते हैं जी। तो आपने कभी भी कहीं से भी ना फेशियल के दौरान ब्लैक हेड्स रिमूव नहीं करने। आपने क्रीम लगानी है। क्रीम अगर आप 14 डेज लगा रहे हैं तो इंशाल्लाह आपके ब्लैक हेड्स ना ऊपर सरफेस पे आ जाएंगे, और टिश्यू पेपर से आप उसको उतार लें। वो आसानी से जो है स्किन नजर आएंगे उतरते हुए। बिल्कुल 14 डेज के बाद। 14 डेज के बाद आपने ना हल्का सा टिश्यू पेपर, और पता है उसमें फिर आपकी पिट्स नहीं बनेंगी। वरना जो बहुत रेगुलर फेशियल कराते हैं ना, अगर आप नोट करें उनके ना नोज जी जी गड़े गड़े से उनके ब्लैक हेड्स वाले नजर आ रहे होते हैं। और जो दूसरी ग्लो क्रीम है डॉक्टर साहिबा, वो जो आपने गर्दन के लिए बताया था, फेस का बेसिकली वो जो मैंने आपको जापानीज फार्मूला बताया था ना, कोजिक एसिड का और ग्लाइकोलिक एसिड, जब इनको हम कंबाइन करते हैं ना, इसके 2 फंक्शंस होते हैं। एक तो टैन ख़त्म करता है, जैसे आपके अगर नेक पे है, फेस पे है। दूसरा ये आपकी एक्सेसिव स्वेटिंग के बाद जो अंडर आर्म्स आपके जो है ना डार्क हो जाते हैं, उनका भी कंट्रोल, स्वेट को भी कंट्रोल करेगा और साथ डार्कनिंग को भी कंट्रोल कर देगा। ठीक है। तो इसके अच्छे रिजल्ट्स तो डॉक्टर साहिबा, ये मेरे अगर 14 दिन में लगाऊंगा, यानी कि ईद के शो पे मेरा रंग इस तरह होना चाहिए कि मुझे लोग कोरियन ड्रामों के लिए शूट करना शुरू कर दें। बस ये कि आपने देखना है कि ये एक अच्छी मेडिकेटेड क्रीम है, इसमें विटामिन, ये जो क्या है आपकी मर्करी और स्टीरॉइड्स नहीं है। तो ये जो भी आपका रिजल्ट आएगा ना वो लंबा रहेगा। तो अगर 14 दिन में नहीं भी आया तो आपको आ जाएगा रिजल्ट 1 मंथ में। पर मुझे कोरियन ड्रामे मिल जाएंगे? नहीं, आपने कोरियन क्यों करना है? आपका पाकिस्तान मिल नहीं रही, यहाँ के मिल नहीं रहा। क्या पता वहाँ के मिल जाए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अच्छा मेरा एक थोड़ा मुख्तलिफ सवाल है, फिर बाकी की प्रोडक्ट्स भी हम दिखाएंगे। आजकल जितनी भी डर्मेटोलॉजिस्ट आ रही हैं वो कुछ ऐसा आती हैं, कुछ ऐसा प्रैक्टिस करती हैं, अच्छी प्रैक्टिस जब हो जाती है तो वो अपने चीज़ें निकालना शुरू कर देती हैं। अच्छा, एक चीज़ निकाली, 2 चीज़ें निकाली, और फिर वो कहेंगी, जितने भी उनके पास लोग आएंगे वो ये अपने पेशेंट के साथ सिंसियर हुए बगैर कि ये हमारा पेशेंट है, ये हम पे ट्रस्ट कर रहा है, ये हमारे पास आ रहा है, वो कहेंगी आप नहीं, आप उसकी मत यूज़ करें, आप मेरी यूज़ करें, आप मेरी जो लैब है उससे लें या मेरी फार्मेसी से आप लें। बिल्कुल ज़रूरी है कि जैसे आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं आप उसी की चीज़ें इस्तेमाल करें, तभी आपको कोई अपने फेस पे असरात नज़र आएंगे, या नहीं ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती? पता है ये तो चीज़ ज़रूरी नहीं है। बेसिकली मैंने जो प्रोडक्ट्स बनाई थी ना, आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि वो फैक्ट्री, किसी भी फैक्ट्री जो फार्मास्यूटिकल्स है ना उनसे बनवा लेते हैं और पैकेजिंग अपनी कर लेते हैं ना, जिसको वाइट लेबल कहते हैं। अब मेरा ये था कि मैंने वो चीज़ नहीं की। मैंने क्योंकि अपना ही लैब, अपने ही फार्मासिस्ट, अपने ही सारा जो स्टाफ है वो मेरा अपना है, तो उसमें ये बेसिकली उसकी रीज़न ये है कि जो मेरी फॉर्मुलेशंस है ना वो मैं अभी 8 से या साल से नहीं बना रही, मैं पिछले 15 साल से बना रही थी। तो उसमें मुझे पता था, पहले मैं फॉर्मुलेशंस बनाती थी और मैं किसी ना समझे किसी डिस्पेंसरी से बनवा लेती थी। अच्छा। और वो पेशेंट्स यूज़ करते थे। ओवर 15 ये सारा कुछ हो रहा था। लेकिन अब जब मैंने सीरम ज़रा हाई क्वालिटी के बनाए, उन्हीं को मैं सीरम की शक्ल दी, या फिर हमने इम्पोर्टेड आइटम्स के मुकाबले में आना था ना, तो इसलिए फिर मैंने अपनी ही लैब की। अब मैं नहीं किसी को कहती कि यार किसी की प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं, हम क्यों
हूँ किसी को कहे ना, हाँ, क्योंकि मैंने यूज नहीं किया। मेरा ये था कि मैंने जो है ना जो भी चीज़ अपने लिए बनानी है ना वो मैं अपने पेशेंट्स को भी दे सकती हूँ। तो अगर तो कोई डॉक्टर अपनी प्रोडक्ट्स खुद भी यूज़ कर रही है, उसका इंडिकेटर यही होता है ना कि आप अगर कोई प्रोडक्ट अपनी खुद यूज़ कर रहे हैं, आपके फैमिली वाले भी वही यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप उनसे ले लें। परफेक्ट। बट एंटी फिज फ्री जो आपका ये है, दुनिया जहान का मसला जो अभी आने वाले दिनों में आने वाला है, जब ह्यूमिडिटी वाला वेदर आएगा, जब बरसात का मौसम आएगा, तो आप जितने मर्जी बात स्ट्रेट कर लें वो एक फटा हुआ बम बनेगा। क्या होगा डॉक्टर साहब? पता है ये एक मेरी बहुत हॉट सेलर है, इसमें ये कि ये हमारे से मेरे डॉक्टर्स भी इंडोर्स करते हैं। मैंने ना इसको जो कॉम्बिनेशन बनाया था ये पिछले साल ही मैंने पिछले साल बनाया है। इसमें आर्गन ऑयल, विटामिन ई, कोलेजन और साथ इसमें सिलिकॉन भी थोड़ा ऐड किया है ना, केराटिन भी है। तो वो ये क्या करता है कि जब आपने बाल आपके आप जैसे ईद के दिन आ रहे हैं, उसमें आप कितनी दफ़ा वॉश करेंगे, कितनी दफ़ा स्ट्रेटनिंग करेंगे, आप हल्का सा वॉश अगर किया हुआ है ना अपने बालों को, आप ये लगा लेंगे तो आपको हेयर डू कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। सिंपल आप कोम करें, फ्रिज भी कंट्रोल हो जाएगी और आपको कोई ये स्ट्रेटनर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। परफेक्ट। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे फ्रिज इतने होते हैं कि स्ट्रेटनिंग की जरूरत पड़ती है। ये करके फ्रिज स्ट्रेटनिंग कर लूं? आप ये करके नहीं स्ट्रेटनिंग करना, आप ये अकेला भी करके देखें, आप देखना आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके जी, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हरीमा और हमाइन के साथ रहें। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मैंने जो चीजें थी हलीमा की उसको दे दी। डॉक्टर साहिबा ये फ्रिज फ्री का मुझे बताएं कि ये मैंने किस तरह से अप्लाई करना है, रूट्स पे करूं या वैसे अपने बालों जो नीचे वाले बाल हैं उन पे करूं, और कितनी देर पहले करूं स्ट्रेटनिंग से, या स्ट्रेटनिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? हाँ, स्ट्रेटनिंग नहीं करने की जरूरत पड़ेगी अगर आप बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव नहीं है। नहीं, ऑब्सेस्ड मैं किसी से भी नहीं हूं अपने अलावा। ठीक है, आपने हेयर वॉश करना है, हेयर वॉश के बाद आप वेट में भी लगा सकते हैं, अगर आपके भूल गए, और ड्राई में भी लगा सकते हैं। जैसे आपका एक बॉन सा फट जाता है ना लोगों का सर में, उस पे आप लगाएंगे और हल्का सा उसको, जैसे नहीं हम करते ऑयल लगाते हैं अपने उंगलियों से, फिंगर को बिल्कुल आप अपने हथेली पे डाल के ना बालों पे लगा लें, बस ये करना है आपने। ठीक हो, बहुत ज्यादा नहीं लगाना क्योंकि ये अच्छा खासा इसमें आर्गन ऑयल है, विटामिन ई है, थोड़ा सा ये स्प्रे करेंगे। ज्यादा लगाने से क्या वो ऑयली लगने नहीं, आपका वैसे जाया ही होगा ना, क्योंकि इतनी जरूरत नहीं होती। जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये लास्ट जो चीज है, जो लास्ट है ना, इसके अलावा भी नहीं और भी है, और भी अच्छा सनब्लॉक भी है ना इनका। सनब्लॉक दिखा दिया था मैंने? नहीं, सनब्लॉक आपने नहीं दिखाया। ये हेयर बूस्टर है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। आई डोंट नो कि मेरे बाल अभी आप लोगों को नज़र किस हद तक आ सकते हैं, लेकिन लिटरली मेरी ये 2 जगह जो है ये बिल्कुल थोड़ी सी खाली सी हो गई थी। हुमायूं ने एक दिन हम बैठे हुए थे और हुमायूं ने मुझे यहाँ बैठ के मशवरा दिया था कि आप करा लो PRP इससे पहले कि और हेयर लाइन जो है वो पीछे चली जाए। और ये हेयर बूस्टर है जो मैंने इस्तेमाल किया है। मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी कि मैंने और कुछ इस्तेमाल नहीं किया। मैंने हर टोटका जो किसी ने मुझे बताया, अंडा लगा लो, दही लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, प्याज का पानी, मैंने सब कुछ इस्तेमाल किया है। लेकिन ये लगाने के तकरीबन 10 दिन हुए हैं मुझे लगाते हुए, और मेरे बेबी हेयर्स आना शुरू हो गए हैं। वो मुझे पता ऐसे लगा है कि मैंने अभी रिसेंटली ही अपने बालों में डाई कराया था, और जो मेरे बेबी हेयर्स आए हैं वो माशाल्लाह से बिल्कुल वाइट है, तो इसलिए एकदम से मुझे फील हुआ कि वो आ गए, वरना शायद आपको इतना पता भी नहीं लगता। मैंने 1-2 दिन पहले डाई कराया था, उसके बाद मैंने यूज़ करना शुरू किया है। अब मुझे लग रहा है कि वो नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा वाइट, लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरे बाल तो कम से कम आ गए हैं ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा जो PRP है उसका मैंने आपसे सवाल पूछना था। डॉक्टर साहिबा PRP अगर आपके बाल एक बार चले गए और फॉलिकल भी चला गया तो क्या PRP से फ़र्क पड़ता है? और लोग 2-3 सेशन करा के कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कम से कम 5 से 6 सेशन के बाद PRP का रिजल्ट आपको आता है, फॉलिकल को जाके कुछ ग्रोथ हार्मोन्स मिलते हैं और तब वो जाके बीच में से निकलता है। इज दैट ट्रू? पता है एक बात ये कि फॉलिकल नहीं है तो फिर बाल नहीं निकलेगा, बिल्कुल एक तो स्ट्रेट है ना। अगर आपका फॉलिकल थोड़ा सा है, उसमें से आपको बेबी हेयर नज़र आ रहा है, फिर आपका बाल इंशाल्लाह आ सकता है। और सेशंस 3 होते हैं, 5-6 नहीं होते। आपने 3 सेशन से ज़्यादा कराना ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके जितने ग्रोथ फैक्टर्स बनने हैं ना, या जितनी सर्कुलेशन इम्प्रूव होनी है वो 3 में बन जानी है। फिर आप 6 मंथ्स का गैप दें, अगर आपको लग रहा है कि कोई ज़रूरत है फिर आप 4th सेशन कराएंगे। ये एक प्रोटोकॉल हेयर की होती है। फेस पे हम 5-6 कर सकते हैं। मैं तो फेस पे भी कहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कराएंगे ना तो स्किन पे कभी कभी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, यहाँ स्किन अखट्टी उभरी भी नज़र आने लग जाती है। डॉक्टर साहब स्किन का PRP क्यों कराना चाहिए? बहुत वजूहात है। PRP तो बेसिकली आपका अपना ब्लड है ना, उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स हैं।
जब ग्रोथ फैक्टर्स आपकी स्किन में जाते हैं तो वो कोलेजन बनाते हैं, हाइलुरोनिक, साथ उसमें होता है कि स्मूथ मसल्स जो आपके होते हैं ना वो भी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्किन रिजुविनेटेड लगती है। डॉक्टर साहब पहले से देखिए ब्लड तो उस उधर से ही आप मतलब कहीं से और से ले रहे हैं, लेकिन डोंट वी हैव अ ब्लड देयर ऑलरेडी? क्या वो ब्लड क्या उसके वो उसके सेल्स में एनर्जी नहीं है? व्हाट हैज हैपेंड देयर? हुआ क्या है वहाँ पे? बेसिकली देखिए हमने जो आपको PRP का मतलब है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो बाकी ब्लड है उसमें प्लेटलेट्स इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं उसमें ज़्यादा है, प्लस ये कि उसमें ग्रोथ फैक्टर्स बहुत ज़्यादा है ना, तो हमें ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए। ग्रोथ फैक्टर्स फिर आपका ये करेगा कि आपके स्किन के ऊपर जो झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, प्री मैच्योर एजिंग या इसलिए होता है कि ब्लड को आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें हम लोग डालते हैं एंटीकोएगुलेंट, तो वो आपका अलग हो जाता है रेड ब्लड सेल से, और फिर वो प्लेटलेट्स ज़्यादा होते हैं उसमें, और वो अल्लाह ताला ने उसमें इतनी शिफा रखी है, कोई एक्नी स्कार्स के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए, या स्किन की जो भी आपको कंप्लेंट्स हैं ना उनमें बहुत अच्छा है। सवाए एक्टिव एक्नी में PRP ना कराएं, वो बड़ा गलत होता है। डॉक्टर साहबा आजकल बहुत सारी वीडियोस मैं आज सोचा जब मुझे पता लगा कि आप आ रही हैं कि मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी। कुछ दिनों से मैं कुछ वीडियोस देख रही हूँ कि आप जब हजाम के पास जाएं, जिस तरह लड़के जो हैं वो जाते हैं, उनकी मजबूरी होती है ज़ाहिर कटिंग वगैरह कराना, शेव कराना, ख़त बनवाना, तो नहीं जाना चाहिए, आपको घर में ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। वो ब्लेड जैसे यूज़ करते हैं, वो कुछ ऐसा यूज़ करते हैं जिससे जो दूसरे के स्किन पे कोई बीमारी हो वो आपकी स्किन पे आ जाती है। क्या ये सही है? क्या ऐसा होता है? क्योंकि एक वो चीज़ होती है, मुझे उसका नाम नहीं आता, वो स्किन का ही एक बॉल सा बन जाता है स्किन पे, स्किन टैग, हाँ, और उसको ना वो जला के फिर रिमूव करना पड़ता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी और की स्किन पे वो हो और वो किसी बार्बर के गया हो और फिर वो उससे आपको लग जाए? इस तरह वाकई क्या होता है? बड़ा ज़रूरी है, आपने सवाल किया, खास अब ईद आ रही है ना तो लोग बड़ा जाते हैं। एक तो वो जो आप बता रही हैं वो स्किन टैग नहीं है, वो जो स्किन टैग जो उभरा हुआ ज़्यादा लटका हुआ होता है ना वो नहीं बनता, वॉट्स बनते हैं, फेशियल वॉट्स जो है ना वो आपके हमेशा वहीं से ही, आप जब अगर किसी सैलून में जा रहे हैं और वहाँ से आप करवाते हैं ना, अपनी खत बनवाते हैं, तो वहाँ से लाजमन जो है ना आपने अपनी सिजर्स और अपनी चीज़ें लेके जानी है, आपने उनकी यूज़ नहीं करनी, इवन जो पानी में डालते हैं वो भी आपने यूज़ नहीं करना। ठीक है। तो क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है और जिनको पड़ जाता है उनको बहुत मसला होता है, फिर आप कॉटरीज कराएं, आप ओरल ट्रीटमेंट लें, वो बहुत लंबा मसला चलता है। अच्छा, और अगर आपको, सॉरी हमें एक सवाल छोटा सा पूछना, आप ले जाए इनको घर ले जाए आज अगर आपको एक दफ़ा ये मसला हो चुका है तो आपने अपनी भी यूज़ की हुई चीज़ें फिर दोबारा यूज़ नहीं करनी, फिर नहीं ख़रीदनी पड़ेंगी आपको? क्योंकि हो सकता है उनके अंदर भी वो बैक्टीरिया हो, दोबारा से उसको आप स्टेलाइज कर लें या फिर आप उसको अल्कोहल स्वैब से साफ़ करें हर दफ़ा। ठीक है, ये कर लें आप ना, और या फिर ये कि ज़्यादा है तो फिर आप उबले हुए पानी में भी थोड़ी देर डाल के रख दें। ठीक, ये काम आप कर सकते हैं। तो शाइना, अब आपके सनब्लॉक के बारे में बात करते हैं, जो कि मैंने पर्सनली यूज किया, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सनब्लॉक। इट्स द ओनली जेल बेस्ड, वाहिद जेल बेस्ड सनब्लॉक है जो 100 SPF के साथ आपको मौजूद है। ये वो वाहिद सनब्लॉक है जिसमें UVA और UVB प्रोटेक्टर मौजूद है। याद है मुझे, देखें सब कुछ याद है मुझे, इसमें ये मौजूद है। और एक और चीज भी है, वो आपने नहीं बताई। मैंने उसमें बताई है? नहीं, इसमें PA++ है, और उसका मतलब पता आपको है? वो ये होता है कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, जो टैनिंग हमारी होती है ना, जो एशियन स्किन है, अगर आप बाहर का किसी का सनब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, यूरोप का या अमेरिका का, तो उसमें आपको PA++ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग टैनिंग को पसंद करते हैं। हम लोग टैनिंग को पसंद नहीं करते, तो हमें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम चाहिए जिसमें हम टैनिंग से भी प्रिवेंट हो ना, तो इसलिए इसमें टैनिंग भी आपको इंशाल्लाह नहीं होगी। और ये अब आप बिलीव करें, आप मैं इतना सा लगाता हूँ और पूरे मेरी बाकी में तो दाढ़ी है, तो थोड़े से मुंह और बड़ा फिट लग जाता है, और इट गेट्स ड्राई लाइक दिस। तो लिटरली दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट्स इन माय अलमारी। मुझे ये बहुत पसंद है। एक मेरा एक सीरम है जो मुझे बहुत पसंद है, आई गॉट इट फ्रॉम समवेयर, नॉट फ्रॉम हियर, फ्रॉम अब्रॉड, वो बहुत फिट है। और एक मेरी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, बहुत, 3 चीजें जो मुझे अपनी बहुत पसंद है, लाइक फिट। और इसका तो अभी एडिशन हुई है ना? ये अभी एडिशन हुई है। हालांकि पहले मैं सनब्लॉक लगाता था, मैंने आपको बताया हुआ था, वो लाइट्स अ मेडिकेटेड स्पेक्ट्रम, आई यूज्ड टू यूज इट, बट मुझे ये बहुत पसंद है। इट वाज जमजम। और ये अब आपने ग्लास स्किन भी बता दिया, अब आपके पास यहाँ पर आ गया जी ड्राई स्वेट लोशन। ये स्वेटिंग एक्सेसिव, जिनको स्वेटिंग होती है ना हाथों में या अंडर आर्म्स में या फेस पे भी, वो ये यूज कर सकते हैं। तो उनकी वो खत्म हो जाएगी डॉक्टर साहब? ये तो किसी रीजन की वजह से नहीं होता? अगर रीजन है, जैसे हाइपरथायराइडिज्म में होता है, तो आप रीजन को ट्रीट, कई लोग ट्रीट भी कर लेते हैं लेकिन उनको होता है। ठीक है। एंशियस पे लोगों को भी होता है, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ये कर देता है। अगर आप लगा रहे हैं ना, तो समझिए कि आपका आराम से गर्मियों का सीजन ठीक गुजर जाएगा। दिखाओ, वो दिखा दिया मैंने। क्या?
ये भी दिखा दी है, हाँ जी, ये भी दिखा दी है। अच्छा डॉक्टर साहबा, अगर कोई आपसे लेना चाहे तो क्या अभी अगर ऑर्डर करे तो ईद से पहले पहले डिलीवर हो जाएगा, और ऑर्डर किस तरह से करना है वो भी बता। बिल्कुल, वो जो वेबसाइट है ना हमारी शाइनाज सिग्नेचर एस्थेटिक्स.स्टोर के नाम से है, उस पर ऑर्डर कर सकते हैं। और उसमें आप अगर तो आफ्टर फर्स्ट जिलहज 28-29 बन रहा है मेरे ख्याल में, उसके बाद करेंगे तो आपको COD पे 10% है, बेसिकली मेरी मार्केटिंग टीम को ही सारा पता है, और 15% है बैंक ट्रांसफ़र। बेसिकली लोग कहते हैं हमें 50% डिस्काउंट चाहिए ना, जैसे बाकी ब्रांड्स क्यों तो, दे 50% डिस्काउंट। अब मतलब मुझे समझ नहीं आता, लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि जो 50% डिस्काउंट दे रहा है ना, वो भी अपनी कॉस्ट उसमें से निकाल रहा है। आप लोग ये समझे कि उनकी कॉस्ट ही इतनी है होगी कि उन्होंने थोड़ा सा मार्जिन रख के जो है वो। लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात करके। आप लोगों ने जाना है तो शाइनाज सिग्नेचर एस्थेटिक प्रोडक्ट जाके मंगवाइए। मैं निकलने लगा हूँ, देर हो रही है, टाइम मेरे पास कम है, मेरे भी प्रोडक्ट ले लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोशाइना। हर एक फुटपाथ पर एक वीडियो आपको मिलेगी एक वीडियो बना के मैं आपको भेजूंगा। लेकिन लिटरली डॉक्टर शाइना, आपने बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बनाई हैं, एटलीस्ट समथिंग विच इज पाकिस्तानी एंड येट परफेक्ट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। और आप लोगों ने मंगवाना है तो जाइए शाइनाज सिग्नेचर एस्थेटिक, इंस्टाग्राम पे जाएं, आपकी वेबसाइट भी मौजूद है, और आप गूगल कर सकते हो, फिर आपको नंबर्स मिल जाएंगे। सन ब्लॉक की मेरी गारंटी है, इट्स वेरी गुड। बाकी चीजें मैं यूज करूंगा तो आई लेट यू नो। सन ब्लॉक वाज अमेजिंग। अपना ख्याल रखिए डॉक्टर शाइना, आपने भी अपना ख्याल रखना है और मुझे नहीं भूलना। मैं फुटपाथ पर आपकी वीडियोस बनाता रहूंगा। आप सबने बहुत अपना ख्याल रखना। आपका दिन इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।